हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता से जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर किया है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, आई होप इसमें आपको सारे पॉइंट मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। हमारा पहला दोस्तों पॉइंट हो जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम और समय काल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पहले खोजा गया एक स्थल था जिसको मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम कहने लगे हैं। इसका समय काल की बात करें कि इसका समय काल दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को मान लिया जाता है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, किसने खोजा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये दो पॉइंट आपको कवर किए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, ये सभ्यता कैसी थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। दोस्तों, ये एक शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो अपनी विकसित नगर योजना के लिए जानी जाती थी, जो डेवलपमेंट के लिए जानी जाती कि विकसित नगर योजना के लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि मतलब प्रमुख स्थल और उनकी खोज के से रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कि जो मेजर साइट हैं और डिस्कवरीज जो हुई हैं उनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हड़प्पा हमारा पहला आता है, हड़प्पा के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा का स्थान क्या है दोस्तों? इस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। और हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख खोजें कौन सी हुई हैं? तो दो टीले यानी दुर्ग और निचला नगर, और उसके बाद समाधान जो कि कब्रिस्तान है, उसके बारे में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, मतलब खोजें हुई हैं हड़प्पा में। और अगला है पीतल का बना इक्का, ये सारी खोजें हुई हैं कहाँ? हड़प्पा में। दोस्तों, ये आपको समझ में आए होंगे। तो मैं चलता हूँ अगले पॉइंट की तरफ, मोहनजोदाड़ो की तरफ। मोहनजोदाड़ो से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं तो देखते हैं। जो शाब्दिक अर्थ, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन है? मोहनजोदड़ो, ये आपको समझना है। और अगर मोहनजोदड़ो के स्थान पूछे तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। अब इसकी प्रमुख खोजें, मतलब यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख खोजें हुई हैं? तो विशाल जो स्नानागार है, ग्रेट बाथ, और विशाल अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी, ये आपको समझना है। और एक और है कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति, और अगला है पशुपति शिव की मोहर। उसके बाद है सूती कपड़े की अवशेष। ये आपको याद रखना, मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी आपको खोजें मिली हैं? विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार और कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति और पशुपति शिव की मोहर और सूती कपड़े के अवशेष। अब चलते हैं अगले खोज की तरफ, यानी चहुंदड़ों से हमें क्या क्या मिला है। तो दोस्तों, इसमें स्थान देख लेते हैं। पहले इसका स्थान, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ कोई दुर्ग नहीं पाया गया है। उसके बाद प्रमुख खोजें हम देख लेते हैं। इसमें मन के बनाने का कारखाना मिला है, और सौंदर्य प्रसाधनों जैसे लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट आ जाता है लोथल से रिलेटेड। लोथल ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है लोथल के बारे में। तो लोथल का जो स्थान है वो भारत के जो गुजरात राज्य है। पहली बात तो ये पूछ लिया जाता है कि जो कौन से राज्य में है, भारत के गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के तट पर। विशेषता क्या है इसकी लोथल की? विशेषता यह एक बंदरगाह है नगरता। उसके बाद यहाँ कौन सी प्रमुख खोजें हुई हैं? तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। उसके बाद चावल के दाने और अग्नि देवी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हाथी दांत का पैमाना, इसमें प्रमुख खोजें आ जाती हैं लोथल से रिलेटेड। अब चलती हैं, हमारा आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा यानी मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये काली रंग की चूड़ियाँ हैं, इसका शाब्दिक अर्थ। और स्थान, इसका ये स्थान कहाँ है कालीबंगा का? ये भारत के राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान राज्य आपको याद रखना है, राज्य पूछ लिया जाए तो कालीबंगा कहाँ है, ये कौन मतलब राजस्थान राज्य में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर। और इसमें से कौन कौन सी प्रमुख खोजें हो जाती हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से ही हुए हैं। और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से। और लकड़ी की नालियाँ, ये सारे कहाँ से हुए? ये कालीबंगा से। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है धौलावीरा से रिलेटेड। धौलावीरा। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। इसका स्थान आ जाता है भारत के ये गुजरात राज्य में है धौलावीरा। और इसकी विशेषता क्या है धौलावीरा की? यह 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग और मध्यनगर और निचला नगर में, जबकि अन्य स्थल 2 भागों में थे। ये आपको याद रखना है। और प्रमुख खोजें यहाँ से कौन कौन सी हैं धौलावीरा से? तो जल प्रबंधन के जो अब से जो हमें पता चला है कि जल प्रबंधन यहाँ से मिला है साक्ष्य धौलावीरा से, यानी वाटर मैनेजमेंट की उत्कृष्ट प्रणाली मिली है। और हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला एक शिलालेख भी मिला है। अब चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हम पॉइंट की तरफ। सिंधु घाटी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं? तो नगर नियोजन के लिए यह जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब कि जो सड़कें थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। और जल निकासी, एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी जिसमें ढकी हुई नालियाँ शामिल थीं। ये आपको याद रखना है। और भवन निर्माण, मतलब भवन निर्माण किस टाइप के थे? तो घर पक्की ईंटों के बने होते थे। ये आपको पूछ सकता है कि घर कैसी ईंटों के बने होते थे? ये दोस्तों पक्की ईंटों के बने होते थे जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण यानी ये 90 डिग्री होता है समकोण। अब चलते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? तो दोस्तों मुख्य व्यवसाय जो इनका कैसा था? कृषि था। अगर पूछ लिया जाए कि कैसा था, क्या था, तो कृषि था, जिसमें गेहूँ, जौ, चावल, कपास और सरसों की खेती होती थी। उसके बाद अब व्यापार जो था वो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का था व्यापार। अगर पूछ लिया जो आंतरिक व्यापार भी था और बाहरी व्यापार भी था, दोनों तरफ का था। और लोथल बंदरगाह जो था, लोथल बंदरगाह से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो समाज जो संभव था तो मात्र सत्तात्मक था। लोग शांति प्रिय थे और मनोरंजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और पासे का खेल खेलते थे। ये आपको याद रखना है। और धार्मिक मान्यताएं हम देखते हैं। धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी हो जाती हैं? तो जो मातृ देवी की पूजा मुख्य थी इसमें। और पुरुष देवता के रूप में पशुपति महादेव मुहर पर चित्रित, मतलब है पशुपति महादेव की पूजा होती थी। आपको याद रखना है। उसके बाद पेड़ यानी पीपल उसमें आ जाता है। और पशु यानी कुबड़ वाला बैल आ जाता है। और जल की पूजा भी होती थी, माने यानी कि पेड़, पशु और जल की पूजा भी होती थी। और अगला है मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सबसे ज़रूरी बात आ जाता है जो डिबेट होती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंधु घाटी के पतन के कई कारण माने जाते हैं, एक कारण नहीं माना जाता है। लेकिन कोई इसमें कोई भी
सार्वमन नहीं है, इसमें से जो निश्चित नहीं है कि किस वजह से हो सकता है, अपने अपने मत दिए गए हैं। तो एक मत है विदेशी आक्रमण, यानी कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत माना जाता है गार्डन चाइल्ड या व्हीलर के द्वारा। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, बाढ़, जैसे कि मोहनजोदड़ो के लिए जो बाढ़ आई होगी तो उसके बाद पतन का कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन या भूकंप भी हो सकता है। नदी मार्ग में जो परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मार्ग बदलने की वजह से इसका पतन हो सकता है, माना जाता है। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता से मैंने जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो उनको पॉइंट को कवर किया है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आई होप मिलते हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।